कैसे हैं बच्चों आप। आज हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ कंसेप्ट। इन डेप्थ कंसेप्ट का मतलब है कि जो हमने इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जनरल एंट्रीज पास करी, उन एंट्री के अंदर का कंसेप्ट क्या है, उसको समझने के लिए इन डेप्थ कंसेप्ट जिसको बोल सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ द शेयर्स। तो इसको समझने के लिए हम एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं और उस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर हम जो जनरल एंट्रीज हैं वो एक लेमैन के लिए अगर उसको हमने कम्युनिकेट करना है, उसको समझाना है कि एक जनरल एंट्री एक लेमैन की नजरों में क्या है, वो तभी हम उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हम उसके अंदर का कंसेप्ट समझ लें। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया जिसमें हमने प्रेज्यूम किया था कि ये जो हमने जनरल एंट्री पास करी वो वही अंडरस्टैंड कर पाएगा जिसको कुछ कॉमर्स की बैकग्राउंड है, जिसकी कॉमर्स की बैकग्राउंड है। लेकिन आज हम अगर एक लेमैन हमारे से किसी जनरल एंट्री के बारे में पूछता है तो उसको हम कैसे बता पाएं कि ये जनरल एंट्री क्या कह रही है। तो उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं इन डेप्थ कंसेप्ट, इज नोन एज इन डेप्थ कंसेप्ट। सो इशू ऑफ द शेयर्स का इन डेप्थ कंसेप्ट के लिए चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्स लिमिटेड issued 20,000 shares of ₹10 each payable as follows। तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि कंपनी मैक्सिमम कैपिटल रेज करती है, उसको हम कैपिटल क्लॉज में लिखते हैं। उसके बाद जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली एक इशू लेके आती है और उस इशू को जो उसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू को एट वन टाइम नहीं मांगती, उसको इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है। सो पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹3, ऑन फर्स्ट कॉल ₹4 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹1। सो अगेन ₹10 आर डिवाइडेड इनटू 4 इंस्टॉलमेंट्स। और जो हमने कल डिस्कस किया था कि इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, तो एप्लीकेशन नाम क्यों पड़ा, अलॉटमेंट क्यों पड़ा, फर्स्ट कॉल क्यों पड़ा, फाइनल कॉल या सेकंड कॉल क्यों पड़ा, वो हमने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। अब मैंने क्योंकि कंसेप्ट आपको समझाना है तो यहां पे मैंने पब्लिक का नाम दे दिए गए हैं कि इसका मतलब सिर्फ 2 ही पर्सन्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया और उसी को हम पब्लिक का नाम दे दिया। मिस्टर ए फॉर 12,000 शेयर्स एंड मिस्टर बी फॉर 8,000 शेयर्स। तो यहां पे ए एंड बी इसको हमने क्या बोल दिया, पब्लिक। इसका पब्लिक का नाम दे दिया। हाँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि पब्लिक में तो लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सिर्फ 2 ही पर्सन्स को, शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी के इशू के लिए अप्लाई किया, उन 2 को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जिसकी वजह से हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। आगे बढ़ते हैं। मनी ड्यू ऑन वेरियस कॉल्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट Mr. A who failed to pay both calls money, very important term। तो मिस्टर ए को छोड़ करके जिसने दोनों कॉल्स का पैसा आपको नहीं दिया, thereafter his shares were forfeited। ये forfeited टर्म एक नई टर्म आ गई। वैसे तो हम इसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे, लेकिन यहां पे क्या मतलब है वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। These shares were reissued। अब एक और नई टर्म आ गई, री इशू। ये क्या होगा ये भी हम डिटेल में यहां पे डिस्कस करेंगे।
at ₹7 as fully paid up। तो अगेन द इंपॉर्टेंट टर्म इज फुली पेड अप। ये फुली पेड अप क्या चीज है, ये भी हम यहां पे आगे डिस्कस करेंगे। एंड मेक जर्नल एंट्रीज। सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर इट। तो मुझे लगता है कि जब हम इस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि जो जो टर्म्स मैंने अंडरलाइन करी वो टर्म्स आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, उसका रिप्लाई आपको मिल गया होगा। चाहे वो एक्सेप्ट वर्ड है, चाहे आपका वो फॉरफिटेड वर्ड है, चाहे आपका री इशू है, चाहे आपका फुली पेड है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। और ऊपर से आपके पास पब्लिक, तो पब्लिक में जैसे हमने कहा कि डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकती है, प्रमोटर्स भी हो सकते हैं, फॉरेन से भी हो सकते हैं, इंडियन भी हो सकते हैं। whosoever is interested to invest the money in case of the companies always welcome। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने इस जर्नल एंट्री को, इस क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो हम 1 मिनट के लिए यहाँ रुक सकते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस इन डेप्थ कंसेप्ट को। देखिए, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं। यहां पे बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, जिससे आपको कंसेप्ट सिंप्लीफाई हो सके। अब यहां पे पैसा किससे मांगा जी आपने? पब्लिक से। और पब्लिक में मेरे पास कौन है यार? इसमें ए बी। हो सकता है वो लाखों हो, लेकिन अब लाखों की हेल्प से मैं आपको वो कंसेप्ट नहीं समझा पाऊंगा जो मैं लिमिटेड शेयर होल्डर से आपको समझा पाऊंगा। तो पब्लिक का मतलब है यहां पे ए एंड बी। अच्छा, अब हमने कितने शेयर्स के लिए? हमने कहा उनके 20,000 शेयर्स के लिए। अब वो जो 20,000 शेयर्स हैं, किस रेट पे है? एट द रेट ऑफ ₹10। इसका मतलब है वो 2 लाख रुपीस कलेक्ट करना चाहती है कंपनी। अब अगर हम यहां देखें तो इसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, जिसमें हमने एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹4 एंड फाइनल कॉल ₹1, जो कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था कि हम इसको इंस्टॉलमेंट्स क्यों बोलते हैं। अच्छा, अब चलिए यहां पे कि हमने कितनी एप्लीकेशंस के लिए, कितने शेयर्स के लिए इनविटेशन भेजा? 20,000 शेयर्स के लिए। तो क्या 20,000 शेयर्स के लिए हमें कितनी एप्लीकेशंस आई? तो पब्लिक से, एप्लीकेशंस के ऊपर हमें 12,000 पब्लिक से, पब्लिक में मिस्टर ए ने दिया। 8,000 शेयर्स मिस्टर बी ने दिया हमें। अब जब एप्लीकेशंस आ गई तो हमने, अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें हमने अलॉटमेंट कितने के लिए की? 12,000 वाले को भी 12,000 दिया, 8,000 वाले को भी हमने 8,000 दिया। यानी कि इट इज ए कोइंसिडेंस। और कोइंसिडेंस क्या है कि जितने के लिए हमने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी, हमें उतने ही एप्लीकेशंस आई, और जितनी एप्लीकेशंस आई उन सब शेयर होल्डर्स को हमने अलॉटमेंट कर दी। यानी कि यहां पे कोई भी रिजेक्शन नहीं है। अभी हम एक सिंपल प्रॉब्लम से फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस होगा हमारा।
चलिए देखते हैं कि क्या हमें सारा पैसा मिल गया, ये भी बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पब्लिक कौन है, एक ए है और एक बी है। क्या एप्लीकेशन के ऊपर हमें पैसा मिल गया? ए ने पैसा दे दिया, हाँ जी, एप्लीकेशन का पैसा दिया तभी उसको अलॉटमेंट हुई। और अलॉटमेंट होने के बाद जैसा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर बी ए हु फेल टू पे बोथ कॉल्स मनी, इसका मतलब ना तो उसने ये वाला पैसा दिया ना उसने ये वाला पैसा दिया। लेकिन मिस्टर बी ने एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। तो इस तरह से वर्किंग से हमने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और अब हमारे लिए ये सिंपल हो गया। लेकिन हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे बैलेंस शीट की हेल्प से। और लेकिन मैं इतना आपसे बता देता हूं कि ये जो बैलेंस शीट है ये हम ओल्ड पैटर्न, क्योंकि आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवाना है, कंसेप्ट की बात करेंगे, इसलिए अभी तक आपको फर्स्ट ईयर में आपने दो तरह की बैलेंस शीट्स होती हैं जो कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में है, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। अब सेक्शन 129 के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली जितने भी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे वो वर्टिकल फॉर्म में बनते हैं, लेकिन आपने हॉरिजॉन्टल पढ़े हैं तो मैं भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही आपको बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करूंगा, जिसके थ्रू इस कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन के बाद आपको ऐसा लगे कि हो इशू ऑफ द शेयर्स कुछ भी नहीं है। तो जो बैलेंस शीट है उसको मैं यूं बोल रहा हूं कि जो बैलेंस शीट का मैं यहां यूज करूंगा वो ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न नहीं है। क्योंकि अभी इसके बाद आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर होगा, वहां पे आप पढ़ेंगे न्यू पैटर्न। तो अभी तक आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हैं, तो अभी तक आपको सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के बैलेंस शीट का पता है, जो कि हम अपना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं, तो उसी को हम कंपनी लॉ में ओल्ड पैटर्न बोलते हैं। तो चलिए जी, अब हम जनरल एंट्रीज की तरफ को बढ़ते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमारी जर्नल एंट्रीज, अच्छा, अभी आप लिखेंगे नहीं, अभी आप इसको क्रिएट करने की, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए पब्लिक के पास इशू लेके आई है। जब इशू लेके आई तो वहां पे पब्लिक ने फॉर्म भी भरा और फॉर्म के साथ में कुछ पैसा भी आपको एडवांस में दे दिया। जब एडवांस में दिया तो उससे क्या हुआ जी, आपके पास पैसा आ गया। जब कंपनी के पास पैसा आ जाता है तो नेचुरली बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आपको पता है कि हमारी एसेट इंक्रीज हुई। अगर एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, जो कि हमने +1 या फर्स्ट ईयर में जो हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है। तो इसलिए हमने यहां पे बैंक अकाउंट को क्या कर दिया जी, डेबिट कर दिया। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पे मुझे पैसा किसने दिया और कितना मिला, ये सारी बातें करेंगे। तो हमें 20,000 शेयर्स के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर कितना पैसा था जी, @2, और वो 40,000 रुपए हमारे खाते में आ गए। लेकिन आए कहां से, एडवांस मनी आया। जब भी एडवांस मनी आता है तो इससे क्या हो जाती है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अभी हमने शेयर को बेचा नहीं है, पैसा हमें एडवांस में मिला है। इसलिए जब एडवांस में पैसा मिलता है तो लायबिलिटी क्रिएट होती है। अब आप बोलेंगे लायबिलिटी कैसे क्रिएट हो गई? अरे भाई, अगर अब पहले ये बात करते हैं कि दिया किसने। देखिए, टू ए
ए ने मुझे कितना दिया जी 24,000, क्योंकि 12,000 एप्लीकेशंस के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 इज इक्वल टू 24,000। 2 मिस्टर बी कितना 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 विच इज इक्वल टू 16,000। तो अल्टीमेटली क्या हुआ जी, क्रेडिट भी मेरा कितना हो गया 40,000 रुपीज। लेकिन जैसे आपको पता है, तभी तो मैंने कहा कि आप लिखिएगा मत, पहले अंडरस्टैंड करिएगा। यहां पे पब्लिक कौन है ए, पब्लिक कौन है बी। अब आपको एक लेमैन को बताना है कि ए और बी क्या है, ए और बी पब्लिक है। अगर ये पब्लिक है तो पब्लिक से हमें एडवांस में पैसा मिला। जब एडवांस में पैसा मिला तो क्या हुआ, कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। किस लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई, या तो भैया इनको आप शेयर्स दो, या फिर अगर शेयर्स नहीं दोगे तो जो पैसा आपको मिला है वो वापस करना पड़ेगा। तो अगर वापस करना पड़ेगा इसका मतलब है कि ये लायबिलिटी बनी कंपनी की, नहीं बनी। तो लायबिलिटी किस लिए बनी, या तो इनको आप शेयर्स दो या इनका पैसा वापस करो। वैसे भी अगर आपने मान लीजिए कि अगर आप गुड्स को सेल करने का एक एग्रीमेंट करते हैं और एडवांस में पैसा लेते हैं, तो अगर एडवांस में जो पैसा लिया जाता है तो उससे क्या होता है, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि या तो आप उनको गुड्स देंगे, अगर गुड्स नहीं देंगे तो उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो सेम लाइंस के ऊपर ए मैंने जानबूझ करके ए लिखा है, बी लिखा है, जबकि अदरवाइज ये पैसा किससे मिला है, पब्लिक से मिला है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कंपनी की एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट होगी। जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तो हम उसको क्या करते हैं, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब क्रेडिट करते हैं तो इसलिए मैंने क्या किया, एज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और बीज के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया जी यहां तक। लेकिन जैसा हमने पीछे के न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था, क्या हम वहां पे, क्योंकि वहां तो लाखों लोग होंगे जो अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, वहां तो वो करोड़ों रुपए इकट्ठा करेंगे। जब करोड़ों रुपए इकट्ठा करेंगे तो वो लाखों शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगेंगे। जब लाखों एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी तो क्या आप सबके नाम लिखेंगे, यहां पे नहीं लिखते। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो इसके बदले में क्या लिखते आए, इसके बदले में आप सोर्स लिखते आए कि पैसा कहां से आया, तो इसको बोलते हैं हम टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एक लेमैन को आपने बताना है। अब लेमैन पूछता है आपसे कि जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का मतलब क्या हुआ। अरे भाई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का मतलब क्या हुआ, यहां पे एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर ए, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर बी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं जी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अब हम मोस्टली क्या करते हैं, ए और बी का नाम नहीं लिखते, तो ए और बी के नाम के बदले में क्या लिख देते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अब अगर आपको लेमैन पूछता है कि जी शेयर एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, तो आप ये बोल सकते हैं कि शेयर एप्लीकेशन का मतलब है ए एंड बी। तो ए एंड बी कौन है, पर्सन्स हैं। अगर ये पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट बना। लेकिन अब ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एंड बी। लेकिन वहां पे लाखों शेयर होल्डर्स होंगे, लाखों एप्लीकेंट्स होंगे। अगर वो लाखों एप्लीकेंट्स हैं तो उनके नाम तो हम नहीं लिख सकते, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसलिए वो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो वैसे भी अगर लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो नेचुरली उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट करना पड़ेगा तो इसलिए ये यहां पे हमारी जर्नल एंट्री। तो इसलिए हम एक लेमैन को बता सकते हैं कि जी बैंक अकाउंट का मतलब क्या हुआ जी, कंपनी को पैसा आया। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का मतलब क्या हुआ जी, कि जी एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट पर्संस ने जो अप्लाई करके रखा है उनका पैसा यहां पे डाल रखा है। और ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई, क्योंकि इनको जो पब्लिक है या तो उनको शेयर्स देने पड़ेंगे या उनको उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती रहेगी। यहां तक पॉइंट क्लियर है जी। तो ये है इसके पीछे का इन डेप्थ कंसेप्ट। इसको बोलते हैं द मीनिंग ऑफ द एंट्री। अगर आपको एंट्री का मीनिंग समझ आ गया तो आपको समझ लीजिएगा इश्यू ऑफ द शेयर्स ऐसे लगेगा जैसे कि ये तो कुछ भी नहीं था,
ये तो एक बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, और सिंपल चैप्टर को समझने के लिए उस एंट्री का मीनिंग पता होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर होगी जी। तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल में हमारी जो जनरल एंट्री पास हुई, वो जनरल एंट्री हुई, जो फर्स्ट जनरल एंट्री पास हुई, दैट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एक लेमैन के लिए अब क्लियर हो गया, शेयर एप्लीकेशन का मतलब है ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, पब्लिक। यहां तक बात क्लियर होगी। लेकिन अब हमें पैसा कितना मिला था, 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000 एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दैट इज ऑल्सो 40,000 रुपीज। और आप सब लोग जानते हैं कि हर जनरल एंट्री के बाद एक नरेशन लिखा जाता है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि ये बीइंग वर्ड से शुरू होता है। तो बीइंग का मतलब क्या होता है, बीइंग का मतलब है व्हाट इट इज। ये जो मैंने ऊपर जनरल एंट्री पास की है, एक लेमैन को समझाने के लिए वो जनरल एंट्री क्या कहती है, एंट्री का मतलब क्या है। तो हम एक सिंपल लेमैन के लिए नरेशन लिखते हैं, और मुझे लगता है कि आप सबको पता है कि नरेशन कैसे लिखते हैं। So being application money received on 20,000 shares at the rate of ₹2. तो this is the final journal entry जो कि हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी पास करी थी। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होता है। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट है जी। अब जब हमारे पास बैलेंस शीट है, तो यहां पे एक तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड, ये आपके पास एसेट साइड, एज यू नो बेटर। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं जी, बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से आ गया जी, 40,000 रुपीज। ठीक है जी। अब यहां पे मैं अगर मैं पुरानी एंट्री लूं, तो यहां से क्या लिखूंगा जी कि किससे पैसा आया, ए एंड बी से। और अगर ए एंड बी का लिखूंगा कि जी ये 24,000 रुपए ए से आया, 16,000 रुपए बी से आया, तो मैं कितने लाखों लोगों के नाम लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा। इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो अगर मैं आर्ट का यूज करता हूं, तो हम कौन से अकाउंट को लिखता हूं, शेयर एप्लीकेशन। और आपको पता है कि ये शेयर एप्लीकेशन कौन है, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैंने इसको यहां पे क्यों लिया भाई, इसलिए लिया क्योंकि ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ना तो मैंने अभी शेयर दिए और ना ही मैंने उनका पैसा वापस किया। जब तक मैं ये नहीं करूंगा, तब तक ये पैसा कहां रहेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और आपको पता है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, जो कि हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में डिस्कस किया है। इसलिए हम इसको कहां ले आए, लायबिलिटी साइड में आए। अब बताइए बैलेंस शीट मैच कर रही है, हाँ जी, 40,000 रुपीज। यहां तक बात क्लियर होगी जी। अब अगर ये अब एक लेमैन अगर आपको पूछे कि बैलेंस शीट में इस शेयर एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, तो आप शेयर एप्लीकेशन को क्या बोल सकते हैं जी, ये ए एंड बी है। जो पैसा ए एंड बी ने दिया है, और ए एंड बी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी जी। अगर क्लियर होगी है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब लाखों करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि उसके बाद हम उसकी अलॉटमेंट करते हैं। तो अलॉटमेंट करने के टाइम में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है, लेकिन लकीली यहां पे क्या है, जितनी एप्लीकेशंस आई उतने को अलॉटमेंट की, जितनी एप्लीकेशंस आई उसी को अलॉटमेंट करी। इसलिए मैंने उसको क्या लिखा, कोइंसिडेंस, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब हमने क्या किया कि शेयर्स दे दिए। जब हम शेयर्स दे देते हैं, तो यहां पे आपको पता है कि हम जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे जी, क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे, अब क्लोज क्यों करेंगे, क्योंकि जो लायबिलिटी है, या तो हम उनको शेयर्स देंगे या हम उनका पैसा वापस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो क्या है कि हम उनको शेयर्स देंगे।
अगर शेयर्स देंगे तो क्या बना दिया हमने उसको, मालिक बना दिया। जब मालिक बना दिया तो अब इसको ऐसा तो नहीं है कि मैं शेयर एप्लीकेशन को यहां, अकाउंट को यहां से हटा दूं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। जब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया था उसको अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से डेबिट किया गया जी, 40,000 रुपीज से। अब हम, आपने उसको क्या बना दिया, मालिक बना दिया, ऑनर बना दिया। अब क्या हो गया जी, ए एंड बी क्या बन गए, ऑनर। जब ये मालिक बन जाते हैं तो असली घर जो है कौन सा है जी, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब शेयर कैपिटल अकाउंट है तो 40,000 रुपीज से हमारी एंट्री पास हो गई। अब दिस इज योर सेकेंड जनरल एंट्री। अब इससे क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन कट गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रह गया। तो शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन जैसे है। अब अगर आपको एक लेमैन पूछता है कि जी इस एंट्री का मतलब क्या हुआ, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ए एंड बी थे अब हमने ए एंड बी को, जो कि हमारे कल तक क्रेडिटर्स थे, लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई थी, अब हमने उनको क्या बना दिया, मालिक बना दिया। अगर ए एंड बी को आपने मालिक बना दिया तो नेचुरली जहां लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, वो अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए हमने अकाउंट उसको क्लोज कर दिया और उनको क्या बना दिया, ए एंड बी को मालिक बना दिया। जब मालिक बना दिया तो नेचुरली क्या हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि हमने कहा था एक परमानेंट अकाउंट है। चलिए अब इसको हम यहां डिस्कस करते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000, बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज। अब इससे पहले तो क्या थी, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी। जब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी तो अब हमें क्या हुआ, अब हमने उनको शेयर्स दे दिए। जब शेयर्स दे दिए तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या था, लाइबिलिटी थी। अब जब लाइबिलिटी थी तो लाइबिलिटी खत्म होगी। लाइबिलिटी इसलिए खत्म होगी क्योंकि अब हमने ए एंड बी को क्या बना दिया, ऑनर बना दिया। जब ऑनर बना दिया तो लाइबिलिटी खत्म हो गई। जब लाइबिलिटी खत्म होगी तो हम इस अकाउंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाने के लिए हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्योंकि यहां क्रेडिट था, हटाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। मैंने हटा दिया। जब मालिक बन जाते हैं तो मालिक बन गए तो शेयर एप्लीकेशन की जगह कौन सा आ गया जी, परमानेंट जो शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां भी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बन गया जी, 40,000। तो यहां पे क्या हुआ, ये अकाउंट हट गया, बैंक में उतने बैलेंस है 40,000, और लाइबिलिटी से क्या बन गया, मालिक बन गया। जब मालिक बन गया तो वो क्या बन गया, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अब कैपिटल इंक्रीज, कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो गई। और कैपिटल का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक देना। जब मालिकाना हक देना होता है तो यहां पे ए एंड बी अब क्या बन गए, मालिक बन गए। जब मालिक बन गए तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो हमारी आज तक लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि अब जितना पैसा उन्होंने दिया था हमने उस पैसे के शेयर्स उनको दे दिए, इसलिए वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो अब देखिए, दोबारा से देखें कि बैलेंस शीट मैच कर रही है। हाँ जी, लाइबिलिटी साइड 40,000, बैंक अकाउंट 40,000, तो टोटल इज अगेन 40,000 रुपीज। क्लियर हो गया जी। तो अगर आपको एक लेमैन पूछे कि इस जनरल एंट्री का मतलब क्या है, तो मुझे लगता है कि अब आप इस एंट्री का मतलब एक लेमैन को बता सकते हैं। और बैलेंस शीट में अगर ये लिखा होगा तो बैलेंस शीट में भी आप बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। अब क्या हुआ कि ए एंड बी अब आपके पास क्या हुआ, मालिक बन चुके हैं। नाउ ए एंड बी हैज बिकम ऑनर्स। ए एंड बी आर नाउ ऑनर। क्रेडिटर से क्या बन गए जी, मालिक बन गए, ऑनर बन गए। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट जनरल एंट्री की तरफ को बढ़ते हैं। क्योंकि जब ए एंड बी, जिसको हम कंपनी के केस में क्या बोलते हैं जी, पब्लिक बोलते हैं। अब जब उसका मालिकाना हक बन गया तो क्या हो गया जी, कंपनी के ऊपर उनके राइट्स क्रिएट हो गए। अब राइट्स क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ,
वो अब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री में डिस्कस करते हैं। हाँ, अब A and B are the owner of the company, जो कि हमने पिछली जर्नल एंट्री में सीख लिया है। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी वुड आस्क फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। कंपनी वुड आस्क फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, और उस इंस्टॉलमेंट को, अब उस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की क्या करेगी जी? डिमांड करेगी। तो डिमांड करेगी, तो डिमांड तभी करेगी जब आपने उनको कौन सा मनी? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। और उस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है जी? अलॉटमेंट। और जो हमने पहले डिस्कस किया कि इसको अलॉटमेंट क्यों बोलते हैं। अब क्या हुआ कि जब उसको मालिकाना हक दे दिया तो उनका कंपनी के ऊपर क्या क्रिएट हो गया जी? राइट हैज बीन क्रिएटेड। अब क्या हो गया कि कंपनी क्या बोलेगी? देखो जी, हम आपका पहले तो अभी तक जो शेयर होल्डर्स हैं यानी कि ए एंड बी हैं, उनका अभी तक कंपनी के ऊपर कितने का क्लेम है? 2 रुपए का। क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर अभी हमने कितना पैसा लिया उनसे? 2 रुपए का। अब कंपनी उनको क्या बोलेगी? देखो जी, हम आपका जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगेगी, तो कंपनी को क्या कहेगी कि जी हम आपका क्लेम इंक्रीज कर रहे हैं। पहले आपका क्लेम कंपनी के ऊपर कितना था? 2 रुपए। जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपसे मांगेंगे तो हम, अब न्यूमेरिकल में कितना है जी? 3 रुपए अलॉटमेंट में मांगेंगे। तो जब वो 3 रुपए की डिमांड करेगा, 3 रुपीज की डिमांड करेगा, तो उससे शेयर होल्डर का कंपनी के ऊपर क्लेम 3 रुपए से और बढ़ेगा। तो अब वो कंपनी जो है शेयर होल्डर को क्या बोल रही है? देखो जी, हम आपका क्लेम बढ़ा रहे हैं। अब क्लेम बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जी हम आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कैपिटल। देखो, लेकिन एक बात करना आपने, आपका क्लेम तभी बढ़ेगा, आपकी कैपिटल तभी बढ़ेगी अगर इसके बदले में आप हमें पैसा पूछोगे। सो द कंपनी विल डिमांड मनी, और वो जो मनी है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में होगी। जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में होगी तो उसके लिए कंपनी उससे क्या करेगी जी? डिमांड करेगी। जब डिमांड करेगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्यू। डिमांड का मतलब ड्यू हो गया। तो हमने एक लेमैन के लैंग्वेज में यहां पे डिस्कस किया। ओके, चलिए अब हम इसको दोबारा से जर्नल एंट्री के फॉर्म में कैसे क्रिएट करते हैं और एक लेमैन जो है उस जर्नल एंट्री को कैसे समझता है डिस्कस करते हैं। वहां तो हजारों नाम हो गए, लेकिन हमारे पास यहां पे पब्लिक क्या है? ए एंड बी। अब सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने ए एंड बी को क्या बोला? उन्होंने बोला कि जी हम आपकी कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं। जब कैपिटल इंक्रीज की जाती है तो क्या लिखते हैं जी? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट करी। अब क्रेडिट क्यों करी? क्योंकि भाई कंपनी ने उनको क्या कहा कि हम आपकी कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं। कितने अमाउंट से कर रहे हैं? 20,000 एट द रेट ऑफ ₹3 अलॉटमेंट के टाइम में, विच इज ऑफ 60,000 रुपीज। लेकिन किससे करेंगे? पब्लिक से। और यहां मेरे पास पब्लिक कौन है? तो मैं क्या लिखूंगा? एज अकाउंट, क्योंकि ड्यू की एंट्री। अब मैंने इसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि अब मेरा ए क्या बन गया? डेटर बन गया, क्योंकि मैं उससे डिमांड कर रहा हूं ना। और बीज अकाउंट डेबिट, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? बीज अकाउंट। अब मैं ए से कितना पैसा डिमांड करूंगा? न्यूमेरिकल की तरफ देखिए आप, तो एप्लीकेशंस उसने कितने के शेयर्स के लिए किया था? 12,000 के लिए। 12,000 कितने का है? 3 रुपए के हिसाब से, विच इज इक्वल टू 36,000। बी से हम कितना डिमांड करेंगे? 12,000 एट द रेट ऑफ ₹2, विच इज इक्वल टू 24,000, जिसका टोटल आपके पास कितना होता है? 60,000। अब ए एंड बी कौन है?
मेरे डेटर्स बन गए, क्योंकि मैंने उनको कहा कि मैंने आपकी शेयर कैपिटल, आपका क्लेम मैंने इंक्रीज कर दिया है, तो मुझे इस क्लेम को इंक्रीज करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा देंगे तो आपका क्लेम इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो क्लेम इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए अब मैंने उनसे पैसे की डिमांड करी है, जब डिमांड करी तो डेटर्स बन गए, जब डेटर्स बन गए तो उनके अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन क्या असल में, एक्चुअल में हम लोगों के नाम लिखते हैं? नहीं लिखते। दोबारा से क्या आ गया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। जब आर्ट है तो हम यहां पब्लिक का नाम नहीं लिखते। मैंने तो जानबूझ करके इसलिए लिखा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम यहां पे जो एक्चुअल में जर्नल एंट्री पास करते हैं वो क्या करते हैं, हम अब यहां पे क्या लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट वही 60,000 रुपीज कैसे आए, यहां डिटेल है। शेयर अलॉटमेंट क्यों लिखते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग इज एन आर्ट, हम सभी के नाम तो नहीं ले सकते। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो गया जी, 60,000। अब अगर आपको लेमैन पूछे कि ये जी शेयर अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ यहां पे, अरे भाई यहां पे शेयर अलॉटमेंट का मतलब है ए एंड बी। अगर ए एंड बी है इसका मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट बन गया जी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अब आप लेमैन को ये बोल सकते हैं कि हमने ए और बी दोनों से जो पैसा हमें ड्यू है दैट इज 60,000 रुपीज। क्लियर हो गई जी यहां पे बात। तो इसलिए इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और वो हमारा डेटर बन गया, इसलिए हमने इस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन गई जी, तो ये सेकंड और ये एंट्री बन गई हमारी थर्ड एंट्री, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगर आपको एक लेमैन पूछता है कि जी इस एंट्री का मतलब क्या है, तो अब आप इस पोजीशन में कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि जी ये शेयर अलॉटमेंट का मतलब है पब्लिक, और पब्लिक हमारी इस टाइम क्या है, डेटर्स है, उनसे पैसा हमारा ड्यू है। और शेयर कैपिटल अकाउंट क्या है कि जी हम उनका क्लेम, उनका जो क्लेम है वो बढ़ा रहे हैं, उनकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं। जब कैपिटल बढ़ाते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज से यहां पे इसको क्रेडिट कर दिया। मुझे लगता है कि अब ये एंट्री भी आपको क्लियर होगी। तो चलिए अब हम इसको दोबारा से बैलेंस शीट की हेल्प से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक का आपके पास जो बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट में बैंक में कितना पैसा पड़ा है जी, 40,000। आप पीछे वाली बैलेंस शीट देख सकते हैं। और साथ में यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर कैपिटल अकाउंट में भी कितना पैसा पड़ा है, 40,000, जिसको आपको पता है कि ये क्या बोल रहा है। ओके, अब क्या हुआ जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या हो गया जी, शेयर कैपिटल अकाउंट मेरी इंक्रीज हो गई। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से इंक्रीज हो गई जी, अब मेरी शेयर कैपिटल अकाउंट पहले 40,000 से थी, अब 60,000 से और बढ़ गई, यानी कि प्लस 60,000 रुपीज। और अब मेरे पास जो टोटल हो गया वो 1,00,000 रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन राइज होता है कि क्या पैसा मिल गया, नहीं मिला जी। अगर पैसा नहीं मिला है तो इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट है जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मैं यहां पे इसको क्या लिखूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से जी, 60,000 से। अब मैंने इसको एसेट साइड में क्यों दिखाया, क्योंकि ये क्या है, डेटर्स हैं, पर्सनल है, ए एंड बी है। तो मैं यहां ए एंड बी नहीं लिखूंगा जिनसे मेरा पैसा ड्यू है, लेकिन मैं उसकी जगह पे कौन सा अकाउंट लिख रहा हूं, एक टेम्परेरी अकाउंट लिख रहा हूं। तो मुझे एक लेमैन को समझाने के लिए आसानी हो जाएगी कि अब ये एक नया अकाउंट यहां पे अपीयर हो रहा है जो कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है। तो पहले हमने शेयर एप्लीकेशन को यहां पे लाइबिलिटी क्रिएट किया था, लेकिन अब ये हमारी एसेट बनी गई। एसेट इसलिए बन गई क्योंकि ये हमारा डेटर है, और आपको पता है कि डेटर एसेट होती है। तो अब हमारी जो बैलेंस शीट होगी वो किस तरह की होगी, वो बैलेंस शीट हमारी ऐसी होगी। तो देखें जरा, बैलेंस शीट मैच कर रही है। हाँ जी, 1,00,000 रुपए इसका टोटल हो गया, 1,00,000 रुपए इसका टोटल हो गया। तो दोबारा से हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। ओके, अब आपको पता है कि अब हम न्यूमेरिकल की तरफ को मूव करते हैं। क्या सारा पैसा मिल गया, हाँ जी, अलॉटमेंट के ऊपर दोनों ने पैसा हमें दे दिया। जब उन्होंने पैसा दे दिया
तो हमारे पास जनरल एंट्री क्या बन गई? तो एंट्री नंबर 4। तो एंट्री नंबर 4 में जब पैसा आ गया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो हमने क्या कर दिया? बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से किया जी? 60 का 60। एप्लीकेशन ए ने भी दे दिया, बी ने भी पैसा दे दिया, तो इसका मतलब है 60,000 रुपीज मिल गया। अब उसके बाद क्या है? पैसा किसने दिया? ए एंड बी ने। जब ए एंड बी ने पैसा दे दिया तो क्या मैं ए एंड बी के नाम लिखूंगा? नहीं लिखूंगा उनके अकाउंट क्लोज करने के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। जब आर्ट है तो अब हम क्या करूंगा? उस टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज करूंगा। जब क्लोज करूंगा तो मिटा तो सकता नहीं है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से मेरे पास नेक्स्ट एंट्री आ गई। अब अल्टीमेटली क्या हुआ? देखिए, शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कट गया, दोबारा से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चलिए इसी कंसेप्ट को हम दोबारा से बैलेंस शीट की हेल्प से डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमारे पास क्या था? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से है जी? 1 लाख रुपए से। बैंक में बैलेंस कितना पड़ा है? 40,000 रुपीज। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है जी? 60,000 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। यहां पे भी टोटल कितना हो गया जी? 1 लाख रुपीज। ये अभी तक हमारी पोजीशन है इस एंट्री तक। अब इस एंट्री के बाद क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं। अब क्या हो गया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खत्म हो गया यहां पे। अगर ये खत्म हो गया तो मैं इसको हटा दूंगा, यहां से इस अमाउंट को भी हटा दूंगा। अगर हटा दूंगा तो क्या मेरा बैलेंस शीट मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन उससे क्या हुआ? अब मेरा 60,000 रुपीज का पैसा मेरे पास आ गया। तो 40,000 प्लस 60,000 रुपीज। अब 40,000 प्लस 60,000 विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। तो अब मेरी बैलेंस शीट कैसी बन गई? बैलेंस शीट बन गई मेरी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज, और साथ में बैंक में मेरा बैलेंस इंक्रीज हो गया, दैट इज 1 लाख रुपीज। अब देखिए यहां मेरी बैलेंस शीट दोबारा से मैच कर गई। द टोटल इज 1 लाख रुपीज, द टोटल इज 1 लाख रुपीज। तो अब हम दोबारा से एक लेमैन को यह बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्यों खत्म हो गया। और वैसे भी हमने पीछे न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था कि असली घर कहां होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो इंस्टॉलमेंट्स को हमने नाम दिए हैं वो टेम्परेरी नाम है। अगर वो टेम्परेरी नाम है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। So after 4th entry, now the 3rd installment. अब वो मालिक बन गए हैं और उनकी कैपिटल बढ़ रही है। जब कैपिटल बढ़ रही है तो जनरल एंट्री है फॉर नाउ द एंट्री नंबर 5। अब मैं फॉर्मल एंट्री पास कर रहा हूं। अब दोबारा से क्या होगा? कंपनी बोलेंगी आपका आप मालिक बन गए हैं और आपकी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। जब कैपिटल को बढ़ा रहे हैं तो अब आप उसके अकॉर्डिंगली आप पैसा भेज दीजिए। अभी मैं ए बी का नाम नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मल एंट्री पास कर रहा हूं। तो हमारी एंट्री क्या होती है? जनरली शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना पैसा था जी? फर्स्ट कॉल पे न्यूमेरिकल पे जाइए, 4 रुपीज। अगर 4 रुपीज है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 20,000 एट द रेट ऑफ ₹4 विच इज इक्वल टू 80,000। शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन 80,000। अच्छा, अब अगर आपको पूछा जाए
एक लेमैन पूछे कि शेयर फर्स्ट कॉल का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. Mr. A and Mr. B. It means again the A and B is representing first call to share capital account. अब यहाँ पे पैसा मांगा है, डिमांड किया है. जब डिमांड किया तो देखते हैं कितना पैसा हमारे पास आया. न्यूमेरिकल में चलते हैं. B ने सारी पेमेंट्स कर दी हैं, लेकिन A ने एप्लीकेशन का मनी दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया है. अगर अलॉटमेंट का पैसा दिया है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है, तो टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज करेंगे. तो ये है मेरी 5th एंट्री. सो द नेक्स्ट एंट्री दैट इज 6th. चलिए इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. तो सबसे पहले हम इसको क्लोज करेंगे. तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने से जी, 80,000 रुपीज से. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. ओके. अच्छा, अब आपको पैसा कितना आया देखते हैं जी. ये A एंड B. तो क्या था जी, A एंड B ने एप्लीकेशन का पैसा दोनों ने दिया, अलॉटमेंट का पैसा दोनों ने दिया, फर्स्ट कॉल 4 रुपए के हिसाब से, ये 2 रुपए से था, 3 रुपए से था, ये 4 रुपए के हिसाब से. A ने नहीं दिया, B ने दे दिया. फाइनल कॉल 1 रुपए, A ने नहीं दिया, B ने दिया. इसका मतलब 4 रुपए के हिसाब से. और A के पास कितने शेयर्स हैं, 12,000. B के पास कितने शेयर्स हैं, 8,000. तो शेयर फर्स्ट कॉल. तो सबसे पहले देखते हैं कि पैसा कितना मिला हमें. तो एंट्री है हमारी गैप करके बैंक अकाउंट डेबिट. तो हमें पैसा किसने दिया, मिस्टर बी ने. और मिस्टर बी ने 8,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से 32,000 रुपीज हमें रिसीव हो गए. इसलिए हमने इसको बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया. अच्छा, उसके बाद अब हुआ क्या कि ये जो मिस्टर ए था, मिस्टर ए एक बहुत अच्छा इंसान था. अच्छा इंसान था, ठीक है, हम इसको अच्छा इंसान समझते थे. लेकिन जैसे ही हमने उससे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, उसने नहीं दिए. जब नहीं दिए तो अच्छे इंसान को अब हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, बुरा इंसान. जब तक तो वो अच्छा इंसान था तो हम उसको क्या बोलते थे, फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल. लेकिन जब उसके बाद वो बुरा इंसान बन गया तो उसका हमें नाम देना पड़ेगा. जब नाम देना पड़ेगा तो बुरे इंसान का नाम क्या बन गया जी, क्या बोलते हैं हम उसको, कॉल्स इन एरियर. क्योंकि उसने हमें पैसा जो मांगा था वो नहीं दिया, इसलिए अब हमारी कंपनी के लिए वो क्या बन गया, बुरा इंसान. अगर बुरा इंसान बन गया तो अब हमें उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो एक नया अकाउंट आपके पास आ गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट. हमने कितना पैसा मांगा था उससे, 12,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ ₹4, जिसको हम बोलेंगे 48,000. देखिए जी, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. ओके. अब अगर आपसे कोई ये पूछे इस कंपनी में कि ये कॉल्स इन एरियर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि कंपनी को रिकॉर्ड तो करना है. जब रिकॉर्ड करना है तो एक लेमैन को आपने ये बताना है कि ये जो शेयर फर्स्ट कॉल एक ही आदमी है, लेकिन एक आदमी के 2 नाम है. और वो 2 नाम क्या हैं, एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान. जब पेमेंट कर देता है तो वो अच्छा इंसान, जब पेमेंट नहीं करता है तो उसको बुरा इंसान बोलना शुरू कर देते हैं. तो एक ही आदमी के 2 नाम हो गए. तो दूसरा जो बुरा इंसान है उसका नाम क्या बन गया जी, कॉल्स इन एरियर. तो
अब आप बोलेंगे कि नया नाम क्यों बदला? भाई नाम तो बदलना पड़ेगा क्योंकि उसने हमें पेमेंट नहीं दी है। तो ये हमारे पास 6th एंट्री। तो एक अब आप लेमैन को क्या बोलेंगे कि जी हमने पब्लिक से पैसा मांगा था, जिस पब्लिक में मिस्टर ए और मिस्टर बी थे, उसमें से मिस्टर बी ने सारी पेमेंट कर दी, लेकिन मिस्टर ए अब एक बुरा इंसान हो गया, जिसकी वजह से हम अब उसको बुरा इंसान बोलना शुरू कर दिया। तो अब यहां पे बैलेंस शीट के उसमें भी समझते हैं कि ये बैलेंस शीट के हिसाब से क्या होगा। अब देखिए, जो बैलेंस शीट थी हमारी, अब पुरानी बैलेंस शीट में देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए है, बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए है। ठीक है जी। अच्छा, अगर 1 लाख रुपए वहां पे है, तो अब आपके पास शेयर कैपिटल पहले कितनी थी? 1 लाख रुपए से थे। अब क्या हुआ, इस एंट्री के बाद 80,000 से कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि आपने कहा कि आपका राइट बढ़ गया, आपकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं हम, इसलिए आपने 80,000 रुपीज डिमांड की, जिसको हम क्या बोलते थे? ड्यू की एंट्री बोलते थे, ड्यू। अब हमारे पास शेयर कैपिटल कितना का हो गया? 1,80,000 रुपीज का। अच्छा, अब हमारे पास पहले बैंक कितना था जी? बैंक अकाउंट में कितना पैसा था? 1 लाख रुपीज। अब इस एंट्री के बाद आपके पास कितना पैसा आ गया? 32,000। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया जी? 1,32,000। ओके। अब उसके बाद क्या था जी? शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल में कौन है? ए एंड बी, जिनसे पैसा क्या था? ड्यू था। जब ड्यू था तो क्या हो गया जी? 80,000। 80,000 हमारा ड्यू था। ड्यू था तो हमने यहां पे लिख दिया। क्या आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है? नहीं, अभी मैच नहीं कर रही है। हाँ, इससे पहले मैच कर रही थी। अब 1,80,000 और 32,000 को हटा दीजिएगा तो 1 लाख और 80,000, तो 1,80,000 एंड टोटल इज 1,80,000। यहां तक तो आपकी एंट्री सेम थी। अच्छा, अब देखिए आप, शेयर फर्स्ट कॉल में क्या आपको जो 80,000 रुपीज थी, क्या उसने आपको पेमेंट दे दी? पेमेंट नहीं दी। अगर पेमेंट नहीं दी तो इसका मतलब है जो 80,000 रुपीज आपने ड्यू किया था वो आपको पैसा नहीं मिला। इसका मतलब अब हमें इसमें से जो पैसा आपको मिल गया वो था 32,000 रुपए, और जो अब नहीं मिलेगा तो माइनस हो गए आपके 32,000, और क्योंकि ये 32,000 यहां पे चले गए, तो अब आपके पास पैसा जो नहीं मिला दैट इज 48,000। अब जो 48,000 है, अब क्या हमारी बैलेंस शीट मिल रही है? बिल्कुल, 1,32,000 प्लस 1,48,000 विच इज इक्वल टू 1,80,000 एंड दिस इज ऑल्सो 1,80,000 रुपीज। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अब उसके बाद अब जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ तो उसको आपने किस में डाल दिया जी? कॉल्स इन एरियर में डाल दिया। तो अब हमारी बैलेंस शीट कैसे बनी? अब देखिए, क्योंकि अब ये बुरा इंसान, अच्छा इंसान हमने यहां से निकाल दिया, अब यहां सिर्फ क्या रह गया? बुरा इंसान। अगर बुरा इंसान रह गया तो बुरे इंसान को हम क्या बोल देंगे? कॉल्स इन एरियर बोल देंगे। तो अब हमारी बैलेंस शीट कैसी होगी? तो हमारी फाइनल बैलेंस शीट बन गई, शेयर कैपिटल 1,80,000, बैंक अकाउंट 1,32,000 और कॉल्स इन एरियर इज इक्वल टू 48,000। हमारी जनरल एंट्री और हमारी जो बैलेंस शीट है वो दोबारा मैच कर गई, 1,80,000 एंड 1,80,000 रुपीज। तो अब हम लेमैन को, एक आम आदमी को ये समझा सकते हैं कि इस एंट्री का मतलब क्या हुआ। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ जी? कंपनी ने 4th इंस्टॉलमेंट मांग ली। जब 4th इंस्टॉलमेंट मांग ली तो
हम सीधे एंट्री नंबर 7 पे जा रहा हूं मैं, और एंट्री नंबर 7 में शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप दोबारा से फिर पूछेंगे कि ये शेयर फाइनल अकाउंट कौन है? भाई ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है जो पब्लिक है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास ए एंड बी है। तो शेयर फाइनल कॉल के ऊपर भी अब हमारे पास कितना ड्यू है? 20,000। अभी भी हमें ये नहीं पता कि मिस्टर ए जो है वो पैसे देगा या नहीं देगा, तो इसलिए अभी तक हमारे पास क्या है, वो अच्छा इंसान ही है। अगर अच्छा इंसान है तो 20,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ ₹1 हम 20,000 रुपीज रखेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट भी हमारे पास कितना हो गया? 20,000 रुपीज हो गया। लो जी, ये एंट्री भी हमारी पास हो गई, क्योंकि यहाँ पे उसकी कैपिटल को इंक्रीज किया जा रहा है और इंक्रीज करके उनसे लास्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड की जा रही है। अगर डिमांड की जा रही है तो ये एंट्री हमारे पास ड्यू हो गई, इसलिए ए, बी और बी मेरे डेटर्स बन गए हैं। और डेटर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर फाइनल अकाउंट। तो एक लेमैन को बता दीजिएगा कि शेयर फाइनल अकाउंट जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जो कि कौन है? ए एंड बी है। अब दोबारा से आप न्यूमेरिकल पढ़िएगा। अब न्यूमेरिकल में दोबारा से ये लिखा गया है, अगर आप ये देखें कि मिस्टर ए ने जो है वो फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो अब फाइनल कॉल अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? टेम्परेरी अकाउंट है। अगर टेम्परेरी अकाउंट है तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। अगर क्लोज करना पड़ेगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से? 20,000 से। ओके, अब अगर 20,000 रुपीज से हमने इसको क्रेडिट किया तो पैसा कितना आया? आप देखिए किसने दिया पैसा? मिस्टर बी ने पेमेंट कर दी। मिस्टर बी के पास कितने शेयर्स हैं? 8,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹1 विच इज इक्वल टू 8,000। अब दोबारा से क्या हो गया? क्या मिस्टर ए ने आपको पैसे दिए? नहीं दिए। अगर नहीं दिए तो ये पहले क्या था? हमारा अच्छा इंसान था। अगर अच्छा इंसान नहीं तो आप क्या हो गया? बुरा इंसान। अगर बुरा इंसान है तो उसका नाम क्या होता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या बोलेंगे उसको? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पे था? 12,000 एट द रेट ऑफ ₹1 विच इज इक्वल टू 12,000। लो जी, हमारी एंट्री भी कंप्लीट हो गई, एंट्री नंबर 8। अब जरा इसको बैलेंस शीट में देखते हैं। अब क्या हुआ जी? हमारे पास जो पुरानी शेयर कैपिटल थी 1,80,000 रुपए की, उसमें अब हमारे पास शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गई? 20,000 से। सो प्लस 20,000 रुपीज, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपीज की। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ? बैंक अकाउंट, पैसा कितना आ गया बैंक में? प्लस 8,000 रुपए और आ गए। कितना हो गया? 1,40,000 रुपीज। अब बुरा इंसान और बढ़ गया क्या? बिल्कुल जी, अब 12,000 रुपए से और बढ़ गया। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया हमारे पास? 60,000 रुपीज। देखिए जी, बैलेंस शीट मैच कर रही है। देखते हैं जी, ये 2 लाख रुपए इधर हो गया, 1,40,000, 60,000, दैट इज अगेन 2 लाख रुपीज। तो अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया? बैलेंस शीट एक नए शेप में आ गई। तो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दैट इज ऑफ ₹2 लाख। बैंक अकाउंट जो हमें पैसा मिल चुका है, अच्छा इंसान, 1,40,000। और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर आपका बुरा इंसान, क्योंकि उससे पैसा मांगा, उसने पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं दिया तो फिर हमने उसको बुरा इंसान बोल दिया, और बुरा इंसान को आप, एक ही आदमी के 2 नाम है, तो टोटल कितना हो गया जी? 2 लाख रुपीज, और ये भी टोटल कितना हो गया? 2 लाख रुपीज। तो दोबारा से हमारी बैलेंस शीट मिल गई। तो अब आप एक लेमैन को बता सकते हैं कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, बैंक का मतलब क्या हुआ, और कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हुआ, कि जिसमें कि शेयर होल्डर ने पैसा अभी नहीं दिया है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आगे बढ़ते हैं। तो हमारी एंट्रीज हो गई 7, 8 एंट्री तक। ओके, अब दोबारा से अगर हम न्यूमेरिकल को पढ़ें तो
उसमें क्या दिखा है। अब क्या होगा, जब पेमेंट नहीं कर रहा है, पेमेंट कौन नहीं कर रहा है जी, मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए पेमेंट नहीं कर रहा है तो कंपनी को क्या आ गया, अब गुस्सा आ गया। अब गुस्सा करने से क्या हुआ, को बी ने पाप थोड़ी किया है कि गुस्सा आ जाएगा। तो अब उसका क्या है, कंपनी लॉ में एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर क्या है कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उन्होंने इंतजार किया मिस्टर ए का, किस लिए कि वो हमें फर्स्ट कॉल का पैसा देगा और फाइनल कॉल का पैसा देगा। लेकिन उसने क्या किया कि दोनों अमाउंट हमें नहीं दिए। जब नहीं दिए तो कंपनी गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अब वो क्या करेंगे, उसको एक नोटिस इशू करेंगे। नोटिस विल बी इशूड टू मिस्टर ए शेयर होल्डर। उस नोटिस में क्या बोलेंगे कि देखो जी, आप अगर इतने दिनों के अंदर पैसा दे देते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप पैसा नहीं देंगे, अगर हमारा पैसा जो नहीं देंगे तो आपको डिफॉल्ट माना जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ यहां पे, अब डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि नो मोर द ऑनर ऑफ द कंपनी, नो मोर द ऑनर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है कि उसका मालिकाना हक जो है वो हटा दिया जाएगा। लेकिन मालिकाना हक हटाने से कोई सोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलता। तब तो कोई हर आदमी क्या करेगा, जब कंपनी को जब उसके पास पैसा होगा तो दे देगा, और जब नहीं होगा तो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या जो उसने पहले पैसा दे रखा है वो वापस हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। देखिए, वो पैसा वापस नहीं होगा, नहीं तो हर आदमी क्या करेगा, अपना पैसा वापस ले लेगा और मालिकाना हक जो है उसका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये काम करता है तो उसको पेनल्टी भी उसके साथ लगनी चाहिए। अगर उसको पेनल्टी लगनी चाहिए तो वो पेनल्टी किस लिए की, और वो पेनल्टी क्या होगी कि जितना पैसा उसने ऑलरेडी दे रखा है उस पैसे को उसको वापस नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा, जिसको हम फॉरफिट बोलते हैं। अब यहां पे मालिकाना हक जो है वो कैसे हटाया जाएगा, ये क्वेश्चन राइज होता है। अब अगर हम न्यूमेरिकल को पढ़ें तो वहां पे एक टर्म लिखी गई है, फुली पेड अप। इसका मतलब क्या हुआ, ये है फुली पेड अप शेयर। अच्छा, जब हम किसी शेयर होल्डर को उसका ऑनरशिप खत्म कर देते हैं तो अब ऑनरशिप कितने से खत्म करेंगे, उतने से खत्म करेंगे जितने से हमने पैसा मांगा था। तो जितने से पैसा मांगा है उसी को हम क्या बोलते हैं, फुली पेड अप। अब देखिए, एप्लीकेशन के ऊपर हमने उससे कितना मांगा, 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 4, फाइनल कॉल पे 1, इसका मतलब 10 रुपीज हमारा क्या बन गया, फुली पेड अप। अब जब फुली पेड अप 10 रुपीज है तो हम उसका जो मालिकाना हक है वो कितने रुपीज से खत्म करेंगे, रुपीज 10 से जो है उसका ऑनरशिप खत्म करेंगे। अब जब ऑनरशिप खत्म करेंगे तो सिंपल सी बात है कि कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब शेयर कैपिटल कम होगी तो शेयर कैपिटल को कम करने के लिए अब हमारे पास कौन सी जर्नल एंट्री होगी, जब उसको राइट दिया जाता है तो हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है। जब उसको ऑनरशिप से खत्म किया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि उसका मालिकाना हक खत्म करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। अब डेबिट कितने से करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन राइज होता है। कितने शेयर्स थे, 1200, और साथ में एट द रेट ऑफ ₹10, 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, इट मीन्स 1,20,000। ओके, अब उसके बाद क्या है कि अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि जो हमारा बुरा इंसान था वो परमानेंटली हमारे पास नहीं रह सकता, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कॉल्स इन एरियर है वो कितने अमाउंट से थे, आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं, 60,000 रुपीज के। और उससे हमने पैसा जो वापस जो उससे ऑलरेडी था तो उसने हमें
एप्लीकेशन का पैसा भी दे रखा है और अलॉटमेंट का पैसा भी दे रखा है। इसका मतलब 5 रुपए ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। कितने शेयर्स के ऊपर? 12,000 शेयर्स के ऊपर। तो उसको हम क्या करेंगे? जब्त कर लेंगे। तो उसको एक हमें नाम देना पड़ेगा। तो उसका नाम होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो कितना पैसा था जी जो कि हमारे पास आ गया, जो कि हमने वापस नहीं करना है? दैट इज 60,000। तो यहां पे भी हमारे पास कितना हो गया जी? 60,000 रुपीज। लो जी, अब हमने उसका मालिकाना हक खत्म कर दिया, उसके साथ हमने रिश्ता ही अपना खत्म कर लिया। अब अगर हम रिश्ता खत्म कर लें तो ये अब बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होगा? चलिए जी, दोबारा से अब हम बैलेंस शीट की तरफ को मूव करते हैं। तो क्या था जी बैलेंस शीट में? हमारे पास शेयर कैपिटल थी 2 लाख रुपए से। बैंक अकाउंट था हमारा 1,40,000 से। कॉल्स इन एरियर था 60,000 से। इस तरह से हमारा टोटल कितना था? 2 लाख रुपीज। यहां पे भी टोटल कितना था जी? 2 लाख रुपीज। अब देखते हैं इस जनरल एंट्री का क्या इफेक्ट हुआ। देखिए, शेयर कैपिटल हमारी क्या हो गई जी? कम हो गई। कितने से? -1 लाख रह गई 80,000 से। कॉल्स इन एरियर हमारा खत्म हो गया। जो 60,000 रुपए है वो कहां पे इन्वॉल्व है? वो बैंक में है। अगर बैंक में है तो क्या हमारी अब बैलेंस शीट मैच कर रही है? नहीं, क्योंकि इसका टोटल 80,000 आ रहा है, इसका टोटल 1,40,000 आ रहा है। 60,000। सिंपल सी बात है। जो अब कंपनी को फायदा हो रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो वो पैसा वापस नहीं होगा। जब वापस नहीं होगा तो वो कहां पे है? यहां पे है। अगर यहां पे तो उसके बदले में उस अमाउंट को कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो उसका जो नाम देना पड़ेगा वो हमने क्या सा नाम दिया जी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने से अमाउंट दिया जी? कितना पैसा था? 60,000 रुपए। अब देखिए, अब क्या हुआ? 80,000 प्लस 60,000 टोटल इज 1,40,000। इसका टोटल कितना हो गया? 1,40,000। तो दोबारा से हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। तो अब हमारी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? हमारी बैलेंस शीट दिखेगी शेयर कैपिटल ऑफ 80,000 रुपीज, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 60,000 rupees and बैंक अकाउंट इज 1,40,000 rupees। अब दोबारा से आप लेमैन को बता सकते हैं कि ये कौन है? ये जो कंपनी को फायदा हुआ है। और इसमें बता सकते हैं कि अब हमने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। अगर रिश्ता तोड़ लिया तो शेयर कैपिटल हमारी उतने से कम हो गई। 1,40,000 1,40,000। दोबारा से हमारी बैलेंस शीट यहां पे मैच कर गई। अब क्योंकि जो कंपनी को फायदा हुआ था उसका नाम तो देना पड़ेगा, और वो नाम हमने क्या दे दिया? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है। क्योंकि भाई 1,40,000 रुपए है तो 80,000 तो हमारी कैपिटल में है, तो बाकी जो 60,000 रुपए है उसको नाम तो देना पड़ता है। अदरवाइज तो कैश रह जाएगा, बैंक रह जाएगा। उसको नाम तो देना पड़ेगा, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अच्छा, अब हमारे पास अगर आप न्यूमेरिकल को पढ़ें, हाँ इतना मैं आपको बता देता हूं कि ये जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट होता है, ये दिस शेयर फ्यूचर अकाउंट, दिस इज ए टेम्परेरी अकाउंट। इसका मतलब टेम्परेरी अकाउंट है तो ये क्लोज करना पड़ेगा। अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो उस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उन शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू का मतलब क्या होता है? रीइश्यू का मतलब होता है कि हमने उसको दोबारा बेच दिया। अब कंपनी ने क्या किया कि दोबारा से गए, मार्केट में गए और उन्होंने कहा कि ये देखो जी हमारे पास 12,000 शेयर्स है, और ये जो 12,000 शेयर्स है अब हम इनको किस्तों में नहीं बेचेंगे, अब हम इसको इकट्ठा ही बेच देंगे, और इसका मतलब शेयर को हम दोबारा से बेच देंगे। और इकट्ठा जो है उन्होंने, देखिए अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें 7 रुपए पर शेयर जो है उन्होंने उसको बेच दिया। जब बेच दिया, शेयर्स को बेच दिया, तो सबसे इसका मतलब है कि अब हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो सबसे पहले तो हम लेमैन को ये समझाएंगे कि ये देखिए जी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारी आपकी बढ़ गई। अब आप बोलेंगे कितने से बढ़ी? तभी तो क्या लिखा था? फुली पेड अप। फुली पेड अप मींस कि 12,000 इंटू
10 विच इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज से कर दिया। अच्छा, जब आप वो उसको बेचने गए और उसको सेल कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से? 12,000 इंटू 7 इज इक्वल टू 84,000 रुपीज। अब शेयर कैपिटल तो नेचुरली 1,20,000 से होगी, फुली पेड 10 रुपीज के हिसाब से है, लेकिन आपको पैसा कितना मिला? 84,000 रुपीज। अब 84,000 है तो इसका मतलब अब कंपनी को यहां लॉस हो गया, क्योंकि 10 रुपए का शेयर उसने 7 रुपए में बेच दिया, 3 रुपए का लॉस मीट आउट किया। लेकिन कंपनी 3 रुपए का लॉस कहां से मीट आउट करेगी? तो मीट आउट करने के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? शेयर फॉरफीचर में, जो हमें फायदा हुआ था वहां से हम पैसा ले लेंगे। जब हम वहां से पैसा लेंगे तो क्या हो गया जी? जो कंपनी को लॉस हुआ वो कहां से लेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ले लेंगे, जो पैसा हमने जब्त किया था। और वो पैसा अब हमें कितना लॉस हो रहा है? तो 12,000, 3 रुपए के हिसाब से हो रहा था जी लॉस, दैट इज 36,000 रुपीज। बोलो जी, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो अब क्या हो गया? फुली पेड अप, क्योंकि यहां पे 84,000 के बदले में शेयर कैपिटल तो एक 20 ही बतानी पड़ेगी, क्यों? कंपनी 7 रुपए में उसने इकट्ठे पैसे ले लिए, 3 रुपए का लॉस वो कहां से बियर करेगी? यहां से बियर कर लेगी। तो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये तो एक टेम्परेरी अकाउंट है। अब इसके बाद आपकी बैलेंस शीट कैसी बन गई? चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या हुआ। अब दोबारा से आपकी जो शेयर कैपिटल है, तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या हुआ? शेयर कैपिटल कितने की थी जी? 80,000 की थी, 80,000। अब दोबारा से कितने की बढ़ गई? 1,20,000 से, विच इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। ठीक है। अच्छा, बैंक में कितना था पैसा? 1,40,000। हमें क्या हो गया? 84,000 रुपीज और मिल गया। तो टोटल हमारे पास 004 84,000 4 एंड 2,24,000 रुपीज। अच्छा, अब आपके पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना था? शेयर फॉरफीचर अकाउंट 36,000। तो इसका मतलब 60,000 में से आपके 36,000 जो लॉस है उसकी भरपाई हो गई, तो बच गया कितना? 24,000। अब अगर आप 2 लाख रुपीज और 24,000 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास टोटल हो गया 2,24,000, और इधर का टोटल भी कितना हो गया? 2,24,000। लो जी, दोबारा से हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, मैच कर गई। अभी मैंने आपको बताया कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या है, इसका क्या यूज है? इसका यूज है कि जब हमें कोई लॉस हो तो उस लॉस को हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कंपनसेट कर सकते हैं। तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि ये टेम्परेरी अकाउंट है। अब हम क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट के जो टेम्परेरी अकाउंट है उसको क्लोज कर देंगे, और उसको क्लोज करके कहां ले जाएंगे? एक ऐसे अकाउंट में जिसका एक ऐसा नाम देंगे जो यू युक्त रहेगा और जो कि कैपिटल नेचर का होगा। इसलिए अब हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे कि जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है उसको नया नाम दें, जो नाम युग युग तक रहे। तो चलिए पास करते हैं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना बचा था जी हमारे पास शेयर फॉरफीचर में? तो 60,000 थे, 60,000 में 36,000 हमने इसका यूज कर लिया, तो बच गया हमारे पास 24,000 रुपीज। तो अब इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं जिसका नाम युक्त रहेगा, और उसका नाम होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए ये 24,000, और ये बैलेंस शीट में हमेशा रहेगा। अब अगर बैलेंस शीट में हमेशा रहेगा तो अब हमारे पास बैलेंस शीट कैसी है? अब हमारी बैलेंस शीट जो दिखेगी वो ऐसी होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज ऑफ 2 लाख रुपीज। उसके बाद बैंक, और यहां पे कौन सा नया नाम आ गया?
क्योंकि अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या हो जाएगा, यहां से खत्म कर दिया हमने। जब खत्म कर दिया तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैपिटल रिजर्व अकाउंट नया अकाउंट होगा उसको क्रेडिट कर दिया। इसका नाम युग युग तरह रहेगा बैलेंस शीट में, और वो कितने से 24,000 रुपीज से। और बैंक में हमारे पास कितना पैसा बचा है, 2,24,000 रुपीज। आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है, 2,24,000, 2,24,000। लो जी। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे कि सर अगर यहां पे ये शेयर फॉर फ्यूचर में 36,000 रुपीज नहीं होता और आप जो है वो री इशू कर देते, तो भी क्या एंट्री यही होनी थी? नहीं, मैं आपको ये बता देता हूं कि हम उतने पैसे पे ही री इशू कर सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी को लॉस ना हो। अब मान लीजिए कि अगर हम इसको 6 रुपए पे इशू करते तो भी चलता, लेकिन अगर हम 5 रुपए से कम, क्योंकि 5 रुपए हमारे पास यहां पे था, अगर हम मान लीजिए 4 रुपए पे इशू करते और फिर हमारा लॉस कंपनसेट नहीं होना था, तो उस केस में अगर कंपनी के पास, तो कंपनी अपने शेयर को री इशू होने से रोक लेगी। तो बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि आप जो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट है वो हमारे पास कंपनी को अगर कोई लॉस होने के चांसेस हैं तो उसको बचा लेता है, और बचा करके जो पैसा बचता है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू। आई होप कि मुझे लगता है कि अब आपको ये कंसेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। तो जो आगे का लेक्चर है उससे पहले हम आपको कुछ एक असाइनमेंट्स देंगे।